प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड इकाई का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। एक अध्याय कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड अध्याय, जिसका नाम है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसमें देखिए, संसद यानी पार्लियामेंट, यानी भारतीय जो संसद है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें संसद है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। अगर हम राष्ट्रपति को हटा दें तो ये 2 बच्चों को क्या हो जाएंगे? सदन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सदन। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। 2 तो लिखे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा कौन सा? राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। अब पहले हम संसद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में। अब इसमें आप लिखिए संसद, हेडिंग डालिए संसद यानी पार्लियामेंट। इसमें लिखिए आप, भारत में व्यवस्थापिका को, भारत में व्यवस्थापिका, भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के एक लिख लिया, व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, या कहते हैं। फिर लिखेंगे संसद के 2 सदन हैं। अगली लाइन में लिखेंगे संसद के 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। अब देखो, आप इसमें डायग्राम बना के लिख लें, इसमें आर्टिकल भी आ जाएगा संसद, फिर उसके 2 सदन लिख लेंगे हम। तो अनुच्छेद भी लिख लें। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। संसद का जिक्र भारतीय कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल में 79 में। या आप आगे भी पढ़ेंगे हम संसद के बारे में। फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन लिखेंगे, कौन से हैं 2 सदन? जो पाठ के नाम में भी है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अब देखो, सामने भी लिख सकते हैं जगह तो, या नीचे लिख लें। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का। ये लिख लिया कि आपको आर्टिकल में दिक्कत ना आए। तो संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ये लिख लेंगे सामने, फिर बाद में डायग्राम बना ले, नीचे बना ले, क्योंकि आपको फिर एक जगह हो जाएगा भाई ये संसद हो गए। तो संसद का जिक्र कौन से अनुच्छेद आर्टिकल में 79 में, लोकसभा का पूछे तो 81, राज्यसभा का 80। अब देखो क्रम से याद कर लिए, गुणी 80 और 81 लिखने में पहले हम लोकसभा लिखते हैं। लोकसभा क्या है? संसद का निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। तो गुणी 80 इधर से याद रखिए, गुणी 80 और 81। तो अंक तो कितने हो गए संसद के? 3। कितने हो गए? 3। और सदन कितने हो गए? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब आर्टिकल भी आपको याद रखना है, गुणी 80, 81, इस क्रम से याद रख ली इस साइड से। अब देखो अगली लाइन में लिखे, किसी भी, इसके नीचे लिख लें, किसी भी लोकतांत्रिक शासन के 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन के 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक शासन के 3 अंग होते हैं। यह लाइन खींच लेंगे,
ये तो अभी ये क्या है, संसद के 2 सदन, ये तो क्या है, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार के पूछे, सरकार के 3 अंग होते हैं, सदन तो ये नहीं, सदन है ये तो लोकसभा राज्यसभा, यहाँ सरकार के अंग हैं। तो लोकतांत्रिक जो सरकार है या शासन है, ये एक ही बात है। सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। तो नंबर 1 व्यवस्थापिका, पहला क्या है, व्यवस्थापिका, इसको विधायिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा क्या है, न्यायपालिका। अब देखो, संसद के सदन पूछे 2, लोकसभा और राज्यसभा। और सरकार के कितने अंग होते हैं, कितने पर, 3, यानी व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कह सकते हैं हम। जैसे भारत की विधायिका कौन है, संसद, यानी तो व्यवस्थापिका क्या करती है, वह संस्था जो कानून बनाती है, वो तो क्या हो गई, विधायिका। तो देश के लिए कानून कौन बना रहा है, संसद। तो भारत की विधायिका का नाम क्या हो गया, संसद हो गया। ऐसे याद रखने, तीनों का मतलब भी होना चाहिए। कार्यपालिका मतलब विधायिका ने, मतलब संसद ने जो कानून बनाए उसको लागू कौन करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जिसको हम सरकार बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे देश में तो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद हो गया। राज्यसभा में पूछे, अब राज्य स्तर पर पूछे तो वहाँ व्यवस्थापिका क्या नाम है, विधानमंडल, या हम विधानसभा भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही है, तो विधानसभा हो गया। फिर कार्यपालिका में भारत में पूछे तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और राज्य में पूछे तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका मतलब जितने भी हमारे न्यायालय हैं, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये न्यायपालिका। तो तीनों सरकार के अंग होते हैं, ये तीनों से मिलकर सरकार बनती है। तो सदन अलग याद है, सदन पूछे तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आगे देखो, ये आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया आप, आर्टिकल भी याद रखना है। संसद में 79, लोकसभा में 81, 80, 81 मत कर देना, याद रखना आपको। लिखते से हम लोकसभा राज्य इधर से याद कर लिया, 79, 80 और 81। अगला लिखिए संसद का गठन, अगले हेडिंग क्या डाले, संसद का गठन। गठन यानी निर्माण या बनना, यानी भारत की जो संसद है जिसको हम 3 अंगों में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थापिका, क्या कर सकते हैं, व्यवस्थापिका। तो संसद का गठन अभी हमने पढ़ा ऊपर, संसद में 79 पढ़ा हमने, यानी 79 में इसके गठन का जिक्र किया गया है। तो लिखें भारतीय संसद का गठन, भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। तो यहाँ लाइन खींच लेंगे 79 के नीचे। फिर अगली लाइन में लिखिए जिसके अनुसार, अगली लाइन में जिसके अनुसार भारतीय संसद, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तीनों से मिलकर बनती है। अगली लाइन में लिखिए संसद का गठन, संसद का गठन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया गया है। संसद का गठन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया गया है। अब देखो, अभी मैंने बताया संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन पूछे, 2 लिखना आपको, लोकसभा
और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा पूछे प्रश्न, ये पूछे संसद के कितने अंग या संसद के कितने भाग, तो या संसद किन से मिलकर बनती है, तो आप 2 तो ये लिखना ही है आपको, लोकसभा और राज्यसभा लिखना है। इसमें एक और जोड़ देना है, क्या? राष्ट्रपति। क्या जोड़ना है? राष्ट्रपति। अगर इन तीनों को से मिलकर क्या बनती है? संसद। अगर इसमें से हम राष्ट्रपति को हटा देंगे तो फिर वो संसद नहीं होगी, वो क्या हो जाएंगे? संसद के केवल 2 सदन ही होंगे। क्यों? जैसे कोई भी कानून बनाती है संसद, तो कोई बिल मान लो लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में हो गया, या पहले हम राज्यसभा में भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। केवल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, बाकी कोई भी और जो भी विधेयक हैं जो धन से संबंधित नहीं है वो किसी भी सदन में रख सकते हैं। मान लो पहले लोकसभा में रख दिया तो फिर राज्यसभा में, या पहले राज्य में रख दिया तो बाद में लोकसभा में। तो यहाँ पास होने के बाद वो बिल किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तभी वो पारित माना जाता है, फिर बाद में उसको लागू कर दिया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो ये संसद नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगा? केवल 2 सदन ही हो जाएंगे। तो संसद का गठन 3 से मिलकर हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। तो जहाँ संसद पूछे तो आपको तीनों याद रखने। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन पूछे तो 2, फिर उसमें ये संसद पूछे तो 3 और सदन पूछे 2 ही तो सदन है। ये सदन थोड़ी है, ये तो आप लिखते समय सोच सकते हैं सदन पूछे तो राष्ट्रपति सदन थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसे आगे लिखिए आप, संसद सदस्यों की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। 1 नंबर लगा के लिखिए। संसद सदस्य होने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। अब देखो, अब जो संसद के सदस्य कौन हो सकते हैं? जैसे विधानसभा में जो जाता है, जैसे राजस्थान की विधानसभा जयपुर में है, जैसे अपने श्री माधोपुर तहसील है, वहाँ से अपने विधायक हैं, तो वहाँ जो विधानसभा में जाने वाला तो क्या हो गया? विधायक। क्या हो गया? विधायक। और जैसे सिक्कर, अपनी लोकसभा सीट कौन सी है? संसदीय सीट कौन सी है? सिक्कर। तो सिक्कर से जो हमारा सांसद है तो वो कहाँ जाएगा? संसद में। दिल्ली तो जाता ना, तो संसद में जाने वाला क्या हो गया? सांसद। इसको क्या बोलते हैं हम? सांसद। उसको हम सांसद कहते हैं, जो कहाँ बैठता है? संसद में। नाम चाहिए संसद में कौन? सांसद। और विधानसभा में जाने वाला विधायक। जैसे अपने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से कोई प्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो वो विधानसभा में जाएगा, राजस्थान की विधानसभा में, तो उसको सांसद थोड़ी बोलेंगे, उसको विधायक बोलेंगे। और संसद कहाँ है? अपनी संसद नई दिल्ली में है, भारत की संसद दिल्ली में ही तो है, तो संसद में जाने वाला क्या हो गया? सांसद। तो इनकी योग्यताएं क्या है? भाई कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है लोकसभा का, और तब वो क्या बन जाएगा? संसद में जा रहा है तो संसद का चुनाव लड़ रहा है तो क्या बन जाएगा? सांसद कहेंगे। उसको एमपी भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर यानी सदस्य, पार्लियामेंट यानी संसद। तो उनकी योग्यता क्या है? वो चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे सरपंच बनने की भी योग्यता होती है ना, जैसे उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, तो उसी प्रकार संसद के सदस्य बनने की योग्यता क्या है वो हम इसमें लिखेंगे। कौन सी निर्योग्यता है, मतलब कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, वो निर्योग्यता में लिखेंगे हम। तो इसमें लिखिए आप, संविधान ने संसद का सदस्य बनने के लिए, संविधान में सब लिख सकते हैं, संविधान में संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की है, कुछ योग्यताएं निर्धारित की है जो निम्नलिखित है, तो एक लाइन में नंबर लगा के लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहले ये तो सब में आएगी शर्त, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो।
या होना चाहिए लिख दे तो भी गलती नहीं है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे, दूसरी लाइन में लिखेंगे 2 नंबर लगा के, उसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, उसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो लोकसभा के नीचे लाइन खींच लेंगे 25 के नीचे, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 25 वर्ष, एवं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, तो राज्यसभा के नीचे लाइन 30 के नीचे 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो, कम नहीं होनी, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लास्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लोकसभा का अगर कोई व्यक्ति लोकसभा दो सदन पढ़े ना, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष न्यूनतम है। ये कौन सी आयु है? न्यूनतम, यानी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। 25 उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, 26, 27, 30, 50, 60, 70, तो न्यूनतम आयु 25 से कम नहीं होनी चाहिए। 25 से कम है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 30 वर्ष। तो दोनों ये छोटे प्रश्न न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 के बाद में कितनी भी हो सकती है, समझ गए? 25 वर्ष या उससे अधिक, 30 वर्ष या उससे अधिक कितनी भी हो सकती। लास्ट की नहीं है कि भाई 80 बाद में नहीं लड़ सकता, 70 बाद में, तो इसमें न्यूनतम ही पूछी जाती है, क्योंकि न्यूनतम ही होती है। तो लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30, क्योंकि बोलते समय हम लोकसभा राज्यसभा ही बोलते हैं ना, तो पहले 25 आता है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा। कई बार पूछ भी लेते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, लोकसभा का पूछे तो 25 और राज्यसभा का पूछे तो 30। जल्दीबाजी में हम गलती कर देते हैं, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न काफ़ी आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30। तो ये दूसरी क्या हो गई? योग्यता। तीसरा लिखें, कोई विकृत चित्त व्यक्ति, कोई विकृत कह के नीचे रखे मात्रा, कोई विकृत चित्त व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति या कोई दिवालिया या कोई दिवालिया, ई की माँ छोटी आएगी, व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। कोई दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता, संसद का सदस्य नहीं हो सकता। तो तीसरी ये हो गई भाई, कोई विकृत मानसिकता वाला है, उसकी जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति विकृत चित्त वाला है। दिवालिया मतलब मान लो जिसने किसी ने सरकार से पैसे उधार लिए, जैसे हम ऋण के रूप में उधार लेते हैं और वो वापस नहीं चुका पा रहा, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो जो दिवालिया घोषित जो व्यक्ति हैं वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता या संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अगला लिखें, उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। तो इन दो के अलावा उनके पास अन्य और भी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करती है। चौथा लिखें, कोई व्यक्ति अधिकतम, अगला पॉइंट लिखिए चौथा ना, कोई व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से, कोई व्यक्ति अधिकतम शब्द याद रखना, वो अधिकतम 2 सीटों से
या 2 सीटों पर भी लिख सकते हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। 2 सीटों तो 2 की नीचे सीट खींच लेंगे। अधिकतम 2 सीटों हैं, 3 पे नहीं लड़ सकता, वो 1 पे तो लड़ सकता है। ये अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। फिर अगले के यदि वह दोनों सीटों पर निर्वाचित हो जाता है। यदि वह दोनों सीटों पर निर्वाचित हो जाता है अर्थात वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है। तो यदि वह दोनों सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे 1 माह के भीतर यानी 1 महीने के भीतर एक सीट को रिक्त करना होगा। तो उसे 1 माह के भीतर एक सीट को रिक्त करना होगा। अब देखो, जैसे मान लो अपने राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब कोई व्यक्ति एक सीट से लड़ लिया, मैं सीकर से भी लड़ लिया, जयपुर से भी लड़ रहा है, 2 जगह से फॉर्म लगा दिए। ऐसा नियम है, 2 जगह से लगा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक गुजरात से, वडोदरा से, और एक यूपी की वाराणसी से। वो दोनों से निर्वाचित हुए हैं, फिर उन्होंने अपनी सीट वो छोड़ दी और यूपी वाली जो वडोदरा की सीट है, यूपी में जो वाराणसी है वहाँ से चुनाव लड़ा उसने, तो उन्होंने वो सीट रख ली, उसको खाली कर दिया, तो उसकी जगह दूसरे का चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी 2 जगह चुनाव लड़ सकता है, ये नियम है। और अगर वो एक जगह हारता है तो खाली हो गई, अगर दोनों जगह जीत जाता है तो एक व्यक्ति है तो वो एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अतः एक सीट को उसे 1 महीने के अंदर छोड़ना पड़ेगा। 5वां लिखें, अगला लिखिए नंबर 2 भी आपके। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, संविधान की 10वीं यहाँ लाइन खींचेंगे, अनुसूची कितनी है? टोटल 12 हम पढ़ चुके हैं। तो संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी सदस्य को, यानी कोई सदस्य, संसद का सांसद है ना, किसी सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को, मतलब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको, किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल है ना, जो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त, खा के ऊपर है कि मात्रा आधा से बर्खास्त किया जा सकता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछते हैं, भैया तो हम योग्यता नियोग्यता पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत की जो दल बदल का जो कानून है वो कौन सी अनुसूची में है। तो अब सदैव आपके आते हैं ना, 1 नंबर तो डायरेक्ट याद रखना है। 10 से याद कैसे रखें? देखो 10वीं में भी आ रहा है, 10 में ऐसे लिखते हैं ना, तो 10 और दल बदल दोनों से है ना, ऐसे 9वीं में अलग भूमि सुधार, मैंने पहले बताया था आपको। तो 10वीं में क्या है? दल बदल। तो ऐसे एक दूसरे के कंपेयर कर लेंगे। 10वीं में दल बदल, 10 से दल बदल। तो ये प्रश्न पूछते 1 नंबर का कि दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं में। या 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो 10वीं में दल बदल, 10वीं में दल बदल। तो इसको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक कौन सा संसद सदस्य की योग्यताएं व निर्योग्यताएं। बिल्कुल सरल है, लिखते समय या पढ़ते समय साथ ही याद हो जानी चाहिए। तो समय आएगा कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो, चाहे हम किसी की योग्यता लिख रहे हैं, चाहे सांसद की लिखें चाहे विधायक की लिखें। और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का लड़ रहा तो 30। ये ध्यान रखें किसका पूछ रहा हमें। इसके अलावा कोई व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है और दोनों पर निर्वाचित हो जाता है, उसको एक सीट को 1 माह के भीतर रिक्त करना होगा। और इसके अलावा संसद की जो अन्य योग्यताएं निर्धारित की है वो भी उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो
संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल का प्रावधान है उसके अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा करता है, दल बदलता है, पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चला जाता है और वहाँ ये निश्चित हो जाए किसी व्यक्ति ने दल बदला है तो संसद में उसको उसके जो विधायक जो सदस्य उसको उस सीट से बर्खास्त किया जा सकता, मतलब हटाया जा सकता है। अगला लिखिए शपथ, 2 नंबर लगा के लिखिए शपथ। जैसे कोई चुनाव लड़ता है तो बाद में वो अपना पद ग्रहण करने से पूर्व जो प्रतिज्ञा करता है वो उसको बोलते हैं शपथ है। तो इसमें लिखे संसद के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अब मैंने भी ऊपर बताया आपको, सांसद मतलब कोष्टक में एमपी लिख ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है, यानी संसद में सांसद है। और हम जैसे विधानसभा में क्या कहते हैं विधायक, तो संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं सांसद, अंग्रेजी में शॉर्ट में उसको एमपी बोलते हैं। ऐसे विधायक को हम क्या कहते हैं एमएलए कहते हैं, तो इसको एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगली लाइन में लिखिए संसद के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, संसद के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। तो अब देखो शपथ में सांसद कहते हैं, फिर प्रत्येक व्यक्ति है जो किसके सामने शपथ लेता है, राष्ट्रपति के सामने। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो अपने पद की शपथ किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति के सामने। या मान लो राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति भी हो सकते हैं, भाई राष्ट्रपति ने किसी कारण से तो उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है तो उसके सामने जो सांसद होता है वो शपथ ग्रहण करता है और शपथ ग्रहण करने के बाद वो उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है। तो ये शपथ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल है। तो किसके सामने शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति के सामने। 3 नंबर का लिखें संसद के सत्र सत्र मतलब अधिवेशन या मीटिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, सत्र या अधिवेशन भी बोलते हैं इसको, अधिवेशन ऐसे लिख सकते हैं। सत्र का मतलब क्या होता है, अधिवेशन या मीटिंग। अधिवेशन मतलब क्या होता है, मीटिंग। तो सत्र कितने होते हैं संसद के, 3। तो लिखें भारतीय संसद के प्रतिवर्ष, नीचे लिखे भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं मतलब अधिवेशन, 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। तो ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 बजट सत्र, जिसमें सरकार अपना बजट पेश करती है हर साल। क्वेश्चन में लिखिए फरवरी से मई तक। आगे ऐसा लिख लिया, एक लाइन में एक लिखिए। बजट के बाद में मानसून सत्र ये कब होते हैं, जुलाई से सितंबर। अगला है शीतकालीन सत्र, तीसरा
शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। अब देखो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र सबसे पहले, बजट, फिर मानसूनकालीन। अब देखो इसे भी याद रख सकते हैं, बजट सत्र फरवरी में आता है, फरवरी से मई तक भी पेश किया जा सकता है। देखो मानसून सत्र जैसे याद है कि मानसून जो वर्षा ऋतु आती है वो जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है। जुलाई का मतलब जो अपना हिंदी में श्रावण मास का महीना आता है, सितंबर तक चलता है ये। फिर शीतकालीन सत्र मतलब सर्दियों में बोलते हैं जिसको हम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर, तो 3 सत्र हो गए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो संसद के कितने सत्र होते हैं, यानी कितनी बैठक या अधिवेशन होते हैं? 3। आवश्यकता पड़ने पर और भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्यतः साधारण तौर पर संसद के 3 ही सत्र होते हैं। और जरूरत हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। आपको 3 ही याद रखने हैं। अगली लाइन में लिखे फिर इसमें नीचे, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही के दौरान, संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित, सदनों को, सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, स्थगित, गी छोटा आएगा, सदनों को स्थगित करने का अधिकार, स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी, पीठासीन सी बढ़ाएगा अधिकारी, कोष्टक में लिखे लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष एवं राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा में सभापति। फिर कोष्टक बंद कर दिए, होता है, होता है, यानी लोकसभा में अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष उसको अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, सदन में। दूसरा सदन हमने कौन सा पढ़ा? राज्यसभा। तो राज्य नहीं, राज्यसभा ना ये पूरा। तो राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। राज्यसभा में होता तो अध्यक्ष ही, लेकिन पद नाम अलग है। लोकसभा में अध्यक्ष बोल देते हैं, राज्यसभा में उसको हम सभापति बोलते हैं। तो ये अध्यक्ष तो क्या होता है? जो जितने भी चुने हुए व्यक्ति हैं संसद, इसमें लोकसभा से जो चुनकर जाते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष बना देते हैं, एक को उपाध्यक्ष। फिर राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने सदस्यों में से नहीं चुना जाता। तो ये आपको यहाँ पर विशेष याद रखना है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति याद रखेंगे आप। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन ये तो स्थगित था, तो स्थगित के नीचे लाइन खींच लें। स्थगित तो कौन कर सकता है? लोकसभा का और राज्यसभा का अध्यक्ष। 2 सदन है, तो लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष है और राज्यसभा में कौन है? सभापति, यानी अध्यक्ष को सभापति कहते हैं राज्यसभा में। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार, लेकिन सत्रावसान, लेकिन सत्रावसान यानी सत्र को एंड करना, सत्र की समाप्ति, यानी बजट सत्र है तो उसको स्थगित यानी रोकना का तो कौन? अध्यक्ष, ये सभापति कर देंगे, दोनों में अलग अलग है ना। और इसको सत्रावसान करना यानी सत्र का एंड करना, उसको पूरा करना, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को। तो सत्रावसान के नीचे लाइन खींच ले और राष्ट्रपति के नीचे। स्थगित तो कौन करेगा? लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष कर देगा और राज्यसभा में सभापति कर देगा, उसको सभापति कहते हैं। लेकिन उसको एंड कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। तो याद रखना है, स्थगित यानी रोकना। अध्यक्ष ऊपर अलग से कुर्सी होती है, सांसद सब उसके नीचे बैठते हैं ना, नीचे मतलब चेयर पे तो बैठते हैं लेकिन उसकी कुर्सी सबसे ऊपर होती है। तो सत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, बोलने का मौका देना, किसको कितना बोलना, ये सब
अध्यक्ष हमेशा तय करता है। सत्र में हंगामा हो गया तो बीच में उसको स्थगित यानी रोकना कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे या 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन इसको एंड कौन करेगा सत्र का? भारत का राष्ट्रपति। ये याद रखना आपको। अगला लिखिए गणपूर्ति, 4 नाम लगा के। गणपूर्ति जिसको कोरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम। गणपूर्ति कोष्टक में लिखिए कोरम। के वापस नहीं बोले थे कोरम या गणपूर्ति से आप क्या समझते हैं? मतलब ये सदस्य की न्यूनतम संख्या है। मेरी कोई भी मीटिंग होती है, सत्र चल रहा है, जैसे हम 3 पढ़े अभी, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो इन सत्रों में कुल सदस्य संख्या कितने व्यक्ति होनी चाहिए तभी वो गणपूर्ति, अगर वो पूरे नहीं है तो संसद का अधिवेशन नहीं चल सकता। यानी एक निश्चित, यानी 100 में से जैसे हम क्लास में बैठे हैं 50 बच्चे हैं तो 50 सारे थोड़ी आएंगे। कोई दिन 5 एब्सेंट, कोई दिन 4 रह गया। लेकिन क्लास में चलने के लिए से कम कितने होने चाहिए? तो उसमें ये नियम बनाया गया है संसद में, भाई इतने व्यक्ति तो होने ही चाहिए। 10 1/10 कर दिया, 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 10 तो होने ही चाहिए। अगर 9 है तो सत्र नहीं चलेगा, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम। तो इसमें लिखे आप गणपूर्ति या कोरम। कोष्टक में लिख लिया आपने, वो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। तो गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम, गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो न्यूनतम के नीचे लाइन खींच लेंगे। न्यूनतम मतलब अधिक तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। तो न्यूनतम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को, जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता वह पदमात्रा आएगी नी छोटा, वैधानिकता प्राप्त होती है। वैधानिकता प्राप्त होती है मतलब वह गणपूर्ति यानी कोरम वह न्यूनतम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है। अधिकतम तो कितनी भी हो, 100 में पूरे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या है जिससे सदनों को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो सदनों को न्यूनतम सदस्य संख्या होना जरूरी है। न्यूनतम जिससे दोनों सदनों को क्या हो सके? वैधानिकता प्राप्त हो सके, यानी वो वैध है। अगर उससे कम है तो वो सदन नहीं चल सकता। जैसे मान लो 100 व्यक्ति है, वैधानिकता मान लो 20 है, तो वो 20 है तो वो सदन चल जाएगा। या 1/10 भाग है तो 10 व्यक्ति तो होने ही चाहिए कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का। अब लिखाएंगे आपको इसमें, जैसे 545 है तो उसका 10% कर लेंगे, जैसे 55 हो गए। तो इसमें लिखें आगे, अगली लाइन में लिखें लोकसभा की, शुरू से लिखेंगे लोकसभा की कार्यवाही। सदन 2 ने तो इसमें कितने सदस्य होने चाहिए? तो लोकसभा, तो नीचे लाइन ही लेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे। तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कम से कम यानी न्यूनतम 55 सदस्य, कम से कम मतलब न्यूनतम 55 सदस्य। तो ये 55 ही क्यों आया ये भी बताएंगे आपको। न्यूनतम 55 सदस्य। फिर कोष्टक में लिखें, कोष्टक में क्या लिखेंगे? कुल सदस्य संख्या 545 का, कुल सदस्य संख्या 545 का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या 545 का 10वां भाग। किसमें? लोकसभा पढ़े तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? हो तो कितनी सकती है? 552 हो सकती है भारत में। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है भी आता है, हो सकती तो कितनी है? 52 है। कितनी? 545। अब कई बार 543 भी आता है। वो कब आता है कि लोकसभा में, हम आगे पढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है, उनका चुनाव नहीं होता। 2 सदस्य जो कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से, यानी एंग्लो इंडियन जिसको कहते हैं।
तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। ये भी प्रश्न है। 2 कौन से हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से, या जिसको हम एंग्लो इंडियन भी बोल सकते हैं। मतलब 2 सदस्य हैं, उनमें से कोई एक है भारत का नागरिक होना चाहिए। मान लो कोई विदेशी है और उन्होंने यहाँ शादी कर ली, तो उनमें से मान लो एक विदेशी और एक भारत का है, तो वो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। तो वो उनमें से 2 को मनोनीत करता है। कितने को? 2 को। तो इनका 55 हो गया, यानी 10वां भाग, यानी 100 पे 10 है तो 500 पे कितने हो गए? 50। 100 पे 10 व्यक्ति जरूरी है, न्यूनतम 10 है तो 545 है तो कितने हो गए? 100 जगह तो 10 10 5 जगह तो कितने हो गए? 50 हो गए। ऊपर 45 हैं तो 45 के कितने हो गए? वैसे 4.5 होते हैं लेकिन व्यक्ति 4.5 थोड़ी होंगे, तो 5 और जोड़ दिया, तो कम से कम 55 सदस्य संख्या होना जरूरी है। यानी लोकसभा का 70 चल रहा है तो उसमें 545 सीटें टोटल है, तो उनमें कम से कम 55 होने चाहिए, 54 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है गणपूर्ति, यानी न्यूनतम सदस्य संख्या होनी है जो सदन की वैधानिकता के लिए जरूरी होती है। तो वह सदन की न्यूनतम संख्या है जो किसी भी सदन की वैधानिकता को निर्धारित करती है। तो 55 होनी चाहिए। 55 से कम अधिक तो कितनी हो सकती है? 543 में 543 भी सदन में आ सकते हैं। जैसे क्लास में कितने पूरे हैं बच्चे तो आ जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। एक कम नहीं होनी चाहिए 55 से, समझ गए? फिर अगली लाइन में लिखें, शुरू से लिख लें, तथा राज्यसभा में, तथा राज्यसभा में, तो राज्यसभा की नीचे लाइन खींच लेंगे अगर राज्यसभा है तो। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए, वही लाइन है, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कम से कम 25 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। 25 सदस्य। फिर कोष्टक में कितने के? 245 के। कुल सदस्य संख्या 245 का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या 245 का वही 10वां भाग। कौन सा भाग? 10वां भाग। तो दोनों में बराबर है। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ये सदस्य संख्या तो अलग अलग है आपको पता है, लेकिन कुल सदस्य इसका 10वां भाग और यहाँ 245 का 10वां भाग। क्योंकि यहाँ 552 हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन है कितने? 545। इसको हटा दे, मान लो कि बार ये मनोनीत सदस्य नहीं होते तो 543 हो जाती है, और उसको मनोनीत अगर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है तो 45 हो जाती है। तो ये 55 होनी चाहिए। फिर राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम कितनी हो सकती हैं? जैसे 552 इसमें 250 हो सकती है, 250, लेकिन है कितनी? 245। तो कितनी हो सकती है ऐसा पूछे तो 250 याद रखना है, और है कितनी? तो 245। अब इसका 10वां भाग करेंगे तो 100 पे 10 व्यक्ति, तो 200 पे कितने हो गए? 20। ऊपर 45 हैं तो इसमें 5 और आ जाएंगे, तो कितने हो गए? 25 सदस्य। कितने हो गए? 25 सदस्य। पे कोष्टक बंद कर देंगे। अवश्य होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। तो इसमें 55, इसमें 25, लोकसभा में 545, इसमें 245। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, ये तो याद हो जाएंगे। गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं? अब देखो आगे 5 नंबर लगा के लिखिए, संसद में भाषा, संसद में भाषा। भाई संसद में तो सांसद है, तो भारतीय इतना विशाल देश है, विविधता का देश है, तो वहाँ कौन सी भाषा अलाउ है? यानी वो अपने विचार कौन सी भाषा में रख सकता है? तो भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में कोई व्यक्ति हिंदी में भी अपनी बात रख सकता है और अंग्रेजी में भी रख सकता है, मान लो। लेकिन ये व्यवस्था की गई, मान लो किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी को पसंद नहीं किया जाता, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है,
वहाँ या तो अंग्रेजी को या अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व, मातृभाषा को महत्व देते हैं। जैसे अपने संविधान में 22 भाषाएं हैं ना 8वीं अनुसूची में, तो उसमें जैसे मराठी है, गुजराती है, ओडो है, डोगरी है, तो ये संथाली हैं, तो वो गुजराती, इन भाषाओं में वो क्या कर सकता है, बात व्यक्त कर सकता है। तो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, या अंग्रेजी आती है तो भी वो जैसे कोई मराठी में बोल रहे तो वो बोल सकता है। तो संसद की मेन और कॉमन भाषा तो कौन सी होगी, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। और ये दोनों में मान लो उनको नहीं आती या बोलना नहीं चाहता, कैसे मान लो आप, तो वो अपनी मातृभाषा में भी अध्यक्ष की अनुमति के बाद वो अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो इसमें लिखे संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है, हिंदी व अंग्रेजी है। किंतु पीठासीन अधिकारी मतलब वही लोकसभा में तो क्या बोलेंगे उसको अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति भी बताया मैंने आपको। यानी अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी कहते हैं, अध्यक्ष को क्या कहते हैं, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो अंग्रेजी या हिंदी की बात है ना, जो अंग्रेजी या हिंदी में अपनी बात को अभिव्यक्त भी छोटा आएगा आदब है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, वह अपनी मातृभाषा में उसको बोलने की आज्ञा दे सकता है। वह उसको अपनी मातृभाषा में, तय के नीचे रह के मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है या बोलने की आज्ञा दे सकता है। तो बिल्कुल सरल है, हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं। फिर भी मान लो कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी उसको नहीं आती है, तो पीठासीन अधिकारी मतलब उस सदन का अध्यक्ष, लोकसभा में तो अध्यक्ष बोल देंगे, राज्यसभा में तो सभापति बोल देंगे, उसकी अनुमति से वो अपनी मातृभाषा में भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। 6 नंबर पर लिखिए मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के संसद में अधिकार। तो जैसे पॉइंट पूरा हो जाए, एक लाइन छोड़ के लिख ले, तो ये पॉइंट या तो लाल की पेन से लिखे जो मैं लिखा रहा हूँ बड़े, तो याद करने में सही रहते हैं। पूरा ही नीली से हो गया तो समझ में नहीं आएगा। हेडिंग हमेशा लाल से लिखे आप, बाकी नीली से लिख रहे हैं। तो संसद में किसके अधिकार, मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के, मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के संसद में अधिकार। इसमें संसद में अधिकार मंत्री और महान्यायवादी मतलब है वो जो सरकार जो कानूनों का ज्यादा जानकार है, ज्ञाता है, वो क्या है, महान्यायवादी। और मंत्री जो संसद में जो सदस्य होते हैं उनमें से मंत्री में जैसे गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, तो उनके संसद में क्या अधिकार हैं, क्या उनके पास पावर है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें लिखें संविधान के अनुच्छेद 88 में, संविधान के अनुच्छेद 88 में या 88 के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 88 में, तो 88 के नीचे लाइन खींच लेंगे, अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 प्रत्येक
मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। अब आर्टिकल 88 के तहत ये कहा गया है, तो याद रखना है कि प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी, ये दोनों क्या संसद के किसी भी सदन तो दो ही है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इन किसी भी सदन में वो बोल सकता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। मान लो कोई लोकसभा से बना है तो लोकसभा राज्यसभा से भी बना है मान लो, तो किसी भी सदन में वो अपने, अगर मान लो राज्यसभा का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा से आया है तो वो लोकसभा में नहीं बोल सकता है, क्योंकि लोकसभा में वो मत दल होगा तभी वो क्या होगा, वो सरकार में रहेगा। यानी संसद में लोकसभा में बहुमत होने पर तो प्रधानमंत्री बनता है, चाहे वो राज्यसभा से क्यों ना हो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे 2 बार, तो वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उसे लोकसभा में विश्वास मत था तभी तो प्रधानमंत्री रहे ना। तो किसी भी सदन में क्या हो सकता है, वो बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है और किसी भी प्रकार की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसके तहत, ये अनुच्छेद 88 में कहा गया है। अब पढ़ेंगे हम, पहले लोकसभा का पढ़ लेते हैं, लोकसभा का गठन पढ़ लेते हैं हम, फिर राज्यसभा का। ये आपका ये कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब जो क्रम से पढ़ेंगे, पहले किताब में पहले राज्यसभा दिया है तो हम पहले लोकसभा पढ़ लेते हैं, क्योंकि संसद में पहले हम लोकसभा पढ़ते हैं फिर राज्यसभा बोलते हैं, तो पहले राज्यसभा पढ़ा देंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। तो आप अगली हेडिंग डालें क्या, लोकसभा का गठन मतलब निर्माण। लोकसभा कैसे बनती है, जैसे संसद है उनमें 3 थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार लोकसभा का गठन पढ़ेंगे हम। इसके बाद थोड़ा सा लिखिए, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन, फिर कॉमा लगाएंगे, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन एवं प्रथम सदन कहलाता है, अब देखो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, 3-4 नाम याद रखने, निम्न सदन, ठीक है, प्रथम सदन यानी पहला, प्रथम सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन। इसके अलावा एक और है, यह संसद का अस्थायी सदन होता है। कौन सा, अस्थायी सदन। तो ये तो लिख लिया, निम्न सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। फिर अगली लाइन में लिखिए, यह है संसद का, अगली लाइन में लिख लिए, यह संसद का अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी सदन है। यह संसद का अस्थायी सदन है, अस्थायी
सदन है, मतलब ये भंग किया जा सकता है। तो निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन, ये आपको मैंने अलग से लिखा दिया है। तो संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकप्रिय सदन भी है। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसके सदस्य, इसके लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप ये लाइन अलग से लिख भी सकते हैं, लिख ले। लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि इसके सदस्य, किसके? लोकसभा के, इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो गठन में ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम रेड के पेन से पॉइंट लगाएं। गठन में पहले पढ़ेंगे हम सदस्य संख्या, तो लाल के पेन से लिख लेंगे 1 नंबर लगा के सदस्य संख्या। सदस्य होंगे तभी तो बनेगी कि सदस्य संख्या। लोकसभा फिर राज्यसभा का गठन पढ़ेंगे, उसमें भी पॉइंट तो वही आएंगे, लेकिन संख्या बदल जाएगी। जैसे हम उसमें 25 था, उसमें 30 हो गया। सदस्य संख्या किसकी? लोकसभा की। तो इसमें लिखिए प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। फिर आगे लिखेंगे दूसरी लाइन से 1956 में अगली लाइन में लिखेंगे, तो 1956 के नीचे लाइन खींच लेंगे। 56 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या 520 एवं बाद में 520 उसके बाद 525 निर्धारित की गई। अब देखो शुरू में लोकसभा की सदस्य संख्या सबसे पहले कितनी की गई? 500। यानी भारत में लोकसभा के, यानी पूरे भारत से लोकसभा के कितने सदस्य? यानी 500 सीटें, यानी 500 जगह निर्धारित कर दी, 500 सीट बना दी पूरे भारत में। वहाँ से 500 व्यक्ति चुनकर आएंगे। फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, यानी राज्यों के बाद में और राज्य बन गए। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना तो पुनर्गठन हो गया, तो राज्य बढ़ गया ना, तो उसमें सीट बढ़ा के कितनी कर दी? 520 कर दी, 20 बढ़ा दी, फिर 20 से 5 और बढ़ा दी, फिर कितनी हो गई? 525 हो गई। फिर आगे लिखे, अगले शुरू से लिखेंगे। अब 31वें संविधान संशोधन, बाद में 31वें संविधान संशोधन 1974, ये पूरा लिखेंगे। 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की 74 के द्वारा के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, अभी मैंने ऊपर पहले बताया भी था आपको, 552 हो सकती है। अब है कितनी? 545, अभी हमने लिखा 552 हो सकती है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछेंगे? कि प्रारंभ में भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 500।
फिर 520 56 के द्वारा, फिर 25। अब वर्तमान में अब कितनी है, 552 हो सकती है, अब भी वही है। तो कौन सा, तो ये प्रश्न में पूछा 31वें संविधान संशोधन द्वारा या सन विधेयक 1974 द्वारा अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 552। या तो वर्तमान सीटें हैं 552, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई, ये सभी याद रखेंगे। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, 1974 के द्वारा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 552 है। तो हमारे यहाँ सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा सीटें होती है, कम है तो कम। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। टोटल कितनी, 35 सीटें संसद में जाती है, जिसमें 25 लोकसभा की, यानी पूरे राजस्थान में को 25 लोकसभा सीटों में बांटा गया है और 10 राज्यसभा की सीटें हैं पूरे राजस्थान में। तो सबकी अलग अलग है, वो मैंने पहले ही बताया था अलग क्यों है। वैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में 25 ही है लोकसभा की, और उत्तर प्रदेश में 80 है। सबसे ज़्यादा भारत में लोकसभा की सीटें कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की 80 है। हालांकि बड़ा कौन सा है, राजस्थान, लेकिन राजस्थान बड़ा किस में, क्षेत्रफल में, ज़मीन में बड़ा है। लेकिन सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया, जनसंख्या में। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, यूपी की है ना। इस कारण से अधिकतम सीटें भी किसकी होगी, उत्तर प्रदेश की। तो 80 सीटें हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें 552 हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे, वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। कुल सदस्य संख्या 545 हैं, जिनमें से, अब इनके टुकड़े करेंगे, 545 है जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों से, 530 विभिन्न राज्यों से, जो अपने 29 राज्य हैं उनमें से, वह 13 सदस्य। तो 520 के नीचे लाइन ही लेंगे और 13 के नीचे 13 सदस्य संघ शासित, जिसको हम केंद्र शासित भी कहते हैं, जो 7 है ना, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित या केंद्र शासित एक ही बात है, या दोनों भी लिख सकते हैं आप। संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं एवं 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से, एवं 2 सदस्य, तो 2 के नीचे लाइन ही लेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो 2 सदस्य कौन से, आंग्ल भारतीय समुदाय से भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नहीं बढ़ाएगा, मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल सरल पाठ है, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो 500 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई, 552 हो सकती हैं। अब इसके टुकड़े भी कर दिए है 545, कम तो ज़्यादा नहीं हो, उससे 552 जा सकती है। अब 552 में क्या किया, इनके टुकड़े कर लेंगे, 500 का 500 है ही, तो 530 तो कहाँ से हो गए, राज्यों से चुनकर जाते हैं। जैसे 29 राज्य हैं भारत में, तो इन राज्यों से चले गए। फिर कितने बच गए, यहाँ 30 हैं, यहाँ 22 बच गए। अब भाई 50 के टुकड़े, 52 के टुकड़े के 30 इसमें आ गए, तो ऊपर कितने बचे, 22 बच गए ना। 22 में से 2 हमने इधर निकाल दिए, तो 20, 530, फिर 20 सदस्य किससे जाते हैं, ऐसे कर लो, 52 थे तो इनमें से 2 हटा दिए, 2 तो कौन से परमाए, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो यहाँ कितने बच गए,
50, तो 50 के टुकड़े कर लेंगे, 30 प्लस 20, तो 30 इसमें जोड़ देंगे 500 में, तो 530 तो राज्यों से बच गए कितने 20, 20 सदस्य कहाँ से जो केंद्र शासित जो अपने साथ हैं, दिल्ली चंडीगढ़ भी मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप दमन नागर हवेली दमन व द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से ये जो 7 हैं इनमें से कितने 20, तो 30, 20, 50 और 2 कौन से आंग्ल भारतीय, तो हो गए 30, 20, 50, 2 52, 500 के 500, तो 530 तो हो गए राज्यों से, फिर बच गए 20 केंद्र शासित प्रदेशों से जो 7 हैं और 2 मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं 2 कौन से आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से। मनोनीत कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिख दो तो भी सही है क्योंकि हम भारत के बारे में तो पढ़ रहे हैं। और राज्यसभा में भी मनोनीत होते हैं, वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति, दोनों में याद रखना है। तो लोकसभा पूछे तो इसमें 2 है तो उसमें कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, वो आदमी आपको बता देंगे। आगे इसमें लिखिए अब मनोनीत किए जाते हैं। तो आज हम पार्ट फर्स्ट में इकाई 2 में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो पॉइंट है गठन के, उनका निर्वाचन, जो शेष उनकी योग्यता है, उनका कार्यकाल, और लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, यानी लोकसभा में पदाधिकारी मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये 3-4 पॉइंट और गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।